Hello student, how are you? Hope you all are safe at your home. Welcome back to our channel Let's Do Economic. We are back with another video. Student last two videos में हमने कवर किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके एग्रीगेट्स, टाइप ऑफ गुड्स, कितनी टाइप की गुड्स होती हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट. टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेप्रिसिएशन को नुकसान कहा जाता है. जब भी कोई प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड एसेट को प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके आता है और उस फिक्स्ड एसेट मतलब संपत्ति में जो भी नुकसान होता है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है. It refers to loss of value of fixed assets on the account of normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence and unexpected obsolescence. फर्स्ट इज नॉर्मल वियर एंड टीयर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली टूट फूट होते हैं या नॉर्मली होने वाला नुकसान उसे कहा जाता है नॉर्मल वियर एंड टीयर. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार है, हमने कार खरीदी, शुरुआत जो उसका टाइम था वो बहुत अच्छे से चली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, उसका माइलेज, उसका इंजन, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया. पर जैसे जैसे टाइम बीता आगे जाकर उसमें इंजन में प्रॉब्लम आने लगी, वो प्रॉपर माइलेज नहीं दे रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं थोड़े टाइम बाद. तो हमने जैसे खरीदी थी वो उस तरीके से नहीं चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर. द नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ टाइम. मान लीजिए मैंने अपने घर के लिए एक म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा है. अब जब वो मैंने ख़रीदा है वो मुझे 10,000 रुपीज़ का पड़ा है, 10,000 रुपये का मेरे को म्यूज़िक सिस्टम पड़ा है. बट फॉर द सम रीज़न्स, किसी रीज़न की वजह से मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे जॉब है, मेरा अपना कोई पर्सनल काम है, तो मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ और वो 1 साल तक मैंने हार्डली 1 या 2 बार यूज़ किया है. बट अब मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो जब मैं उसे बेचने के लिए निकलूँगी तो मैंने ख़रीदा 10,000 का था पर अब मुझे वो 5,000 का या 4,000 का बिक रहा है. तो यूज़ मैंने उसे साल में सिर्फ 1 या 2 बार किया है, बट उसका जो टाइम है वो पूरा साल भर का टाइम है. तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी वैल्यू इतनी घट गई है कि मैंने 10,000 का म्यूज़िक सिस्टम 4 या 5,000 में बेचा है. तो ये भी एक लॉस हो जाता है, ये भी डेप्रिसिएशन हो जाता है, जिसे कहा जाता है पैसेज ऑफ टाइम. ये भी एक तरीके का नुकसान है. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को प्रत्याशित अप्रचलन कहा जाता है. ये 2 तरीके से हो सकता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन डिमांड. या तो तकनीक में कोई बदलाव आया है या हमारी डिमांड में कोई बदलाव आया है. चेंज इन टेक्नोलॉजी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम्स आउटडेटेड ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कोई भी नुकसान होना टेक्नोलॉजी के बदलाव की वजह से कहा जाता है चेंज इन टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल पहले यूज़ किए जाते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी, बट जैसे जैसे टाइम बीता ब्लैक एंड वाइट टीवी आउटडेटेड हो गए और कलर टीवी आने शुरू हो गए. तो ये जो टेक्नोलॉजी ने बदलाव किया है ये होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो बदलाव आता है कि हम पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, बट हम अब टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से हम कलर टीवी यूज़ करते हैं. दैट इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. इसी चेंज की वजह से जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है इसकी जो वैल्यू है इसमें कमी आ गई है और इसी लॉस को डेप्रिसिएशन कहा जाता है. चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड में मान लीजिए कि कोई भी एक प्लांट है वो कीपैड मोबाइल प्रोड्यूस कर रही है और लोगों को टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड में बदलाव आ गया कि भाई हमारी डिमांड चेंज हो गई है, पहले हम कीपैड यूज़ करते थे बट हम अब एंड्रॉयड यूज़ करेंगे. तो ये जो बदलाव आया है ये डिमांड की वजह से बदलाव आया है कि भाई डिमांड बदली है, तो इस वजह से जो कीपैड की जो वैल्यू है, कीपैड मोबाइल की जो वैल्यू है उसमें लॉस हुआ है. तो ये जो लॉस होता है ये चेंज इन डिमांड की वजह से लॉस होता है और ये भी डेप्रिसिएशन के अंदर आता है. और ये दोनों ही हिस्से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के हिस्से होते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब अप्रत्याशित अप्रचलन. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, भूकंप है हमारा, जैसे ड्रॉट है, हमारी सुनामी है, ये जो भी हमारे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं ये सारी हमारी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आती हैं. अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जैसे बताया नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामी, ये सारी.
फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन। अगर हमारी आर्थिक मंदी की वजह से भी जो नुकसान होता है वो भी हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के अंदर आता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स में या हमारी किसी भी संपत्ति की वैल्यू में इन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से कमी आती है, उसे कहा जाता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे कहा जाता है कि हमारी किसी भी संपत्ति में नेचुरल कैलेमिटीज़, मान लीजिए भूकंप की वजह से या किसी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कोई भी वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उसे कहा जाता है कैपिटल लॉस। या मान लीजिए कि किसी वजह से हमारा इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, मतलब हमारी आर्थिक मंदी हो गई है और इस वजह से हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी जो संपत्ति है, उसकी वैल्यू में कमी आ गई, तो उसे भी हम कैपिटल लॉस ही कहेंगे। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के बारे में था। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो संपत्ति होती है उसमें नुकसान हो जाता है और हम उसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं या हम उस पर पैसा नहीं लगा पाते। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने संपत्ति के लिए पहले से ही एक रिजर्व फंड रखते हैं। मतलब जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारी संपत्ति होती है, उसमें जो भी नुकसान होता है, उसमें पैसा लगाने के लिए जो पैसा पहले से रिजर्व रखा जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ मशीन डिवाइड बाय लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल, किसी मशीन की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, तो वैल्यू हो गई मशीन की 1 लाख और मशीन का लाइफ स्पैन, मतलब मशीन कितने टाइम चलने वाली है, वो हो गया हमारा 10 साल, 10 ईयर्स। तो जब हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड निकालेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू हमारा जो रिजर्व फंड आता है वो आता है हमारा 10,000। तो ये जो फंड है, ये प्रोड्यूसर जो होता है वो पहले से ही रिजर्व करके रखते हैं अपने फ्यूचर में आने वाले डेप्रिसिएशन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। Now we will talk about gross investment. Expenditure on the purchase of fixed assets as well as expenditure on the inventory stock during the year is called gross investment. अगर हम इजीली देखें तो अगर एक टाइम पीरियड के दौरान हमारे कैपिटल स्टॉक में जो भी टोटल वृद्धि हुई है, मतलब टोटल एडिशन हुआ है, उसे कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो भी हमारे कैपिटल स्टॉक हैं उसकी जो टोटल एडिशन हुआ है या उसमें जो भी टोटल वृद्धि हुई है उसे कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। हमें अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे हमारा खर्चा हुआ है खरीदने पे, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक, जो भी हमारे इन्वेंट्री स्टॉक पे खर्चा हुआ है। इन दोनों को ऐड करके हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकलता है। और एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट तब निकाला जाता है जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। Net investment refers to increase in the stock of capital during an accounting year. Net investment is a net rise in production capacity of the economy. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि नेट निकालना हो तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर सकते हो। वो तो हमें इजीली पता चल जाता है कि भाई हमारे ग्रॉस मतलब हमारी जो टोटल वृद्धि हुई है उसमें से हमारा जो नुकसान हुआ उसे माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाता है हमारी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है या हमारा प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बड़ा है। तो दैट इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट। और उसी नेट इन्वेस्टमेंट से पता चलता है कि हमारे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कितना राइज हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। तो ग्रॉस कहता है कि जो भी हमारी टोटल वृद्धि हुई है उसमें से अगर हम अपने नुकसान को हटा दें तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। और अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आप इन दोनों को ऐड करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही आपको फॉर्मूले शेयर किए गए हैं। नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस निकालना हो तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक्स एंड फ्लोज। स्टॉक्स क्या होते हैं और फ्लो क्या होता है ये अब हम देखेंगे। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वांटिटी बताई जाती है उसे कहा जाता है स्टॉक। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ पड़े थे 1 जनवरी 2019 में। ओके, तो ये हमारा स्टॉक था। अभी इसमें स्टॉक क्या था कि 2019
1 जनवरी 2019, ये हमारा एक प्रॉपर टाइम दे दिया है कि उस टाइम पे हमारे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ पड़े हैं। तो ये जो टाइम दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा स्टॉक बताया गया है कि हमारे पास उस टाइम क्या था, कितना था, तो उसे कहा जाता है स्टॉक। एंड फ्लो, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आप डेली 50 रुपये अपनी कैंटीन में खर्च करते हो। अब आप डेली 50 रुपये खर्च करते हो तो ये एक फ्लो है। फ्लो में जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेली 50 रुपीज़ अपने कैंटीन में खर्च करते हैं, तो डेली का मतलब आज भी आपने 50 रुपीज़ खर्च करे, कल भी आप 50 रुपीज़ खर्च करोगे, परसों भी 50 रुपीज़ खर्च करोगे। तो ये जो टाइम चल रहा है ये होता है हमारा फ्लो। एंड हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक्स एंड द फ्लोज। तो यहाँ हम देखते हैं फ़र्क क्या है स्टॉक में और फ्लो में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज स्टॉक, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया जाता है कि 2019 के इस टाइम पे या 2020 के इस टाइम पे, तो जो प्रॉपर आपको टाइम बता दिया गया है और उसमें जो क्वांटिटी आपको बताई गई है वो हमारी स्टॉक की क्वांटिटी होती है। फ्लो में यही फ़र्क होता है कि फ्लो में हमें मतलब ऐसे बताया जाता है कि जो भी काम हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है उसे कहा जाता है फ्लो। द सेकेंड डिफरेंस इज स्टॉक इज़ नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक जो होता है उसका कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता, बट फ्लो जो होता है उसका एक टाइम डायमेंशनल होता है, क्योंकि स्टॉक जो है हम प्रॉपर एक टाइम बता के ख़त्म कर देते हैं, बट फ्लो जो है वो हमारा चलता रहता है। तो हमारा जो टाइम होता है वो पर डे, पर मंथ, पर ईयर, तो ये हमारा टाइम डायमेंशनल होता है फ्लो में। स्टॉक में ऐसा कोई भी टाइम डायमेंशनल नहीं होता। अब स्टॉक जो होता है वो स्टॉक जो है वो फ्लो को इम्पैक्ट करता है और फ्लो जो है वो स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। तो ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को? तो अगर हमारा कैपिटल का स्टॉक ज़्यादा होगा तो हमारा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो भी ज़्यादा होगा। मान लीजिए हमारे पास बहुत स्टॉक है कैपिटल का, तो हमारी जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी फ्लो भी ज़्यादा होगी। और अगर हम फ्लो में देखें तो अगर हमारी इनकम का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक को बढ़ाएंगे, हमारा वहाँ स्टॉक ग्रेटर हो जाएगा, हमारी वेल्थ बढ़ेगी। तो ये जो होते हैं ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द फ्लो। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर अ डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। If you like the video, so do like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.